भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये बात बोलने में हम भारतीयों को बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन ये प्राउड असल में खोखला है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी आने वाली जनरेशन कितनी स्किल्ड है। अब यूं तो हमें आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में हम टूटी फूटी सड़क से वर्ल्ड क्लास हाईवेज, हर गांव में एक फोन से हर हाथ में मोबाइल तक पहुंच चुके हैं, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वही 75 साल पुराना है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि हमारी सरकार को आजाद होने के 54 साल बाद याद आता है कि हम एजुकेशन को फंडामेंटल राइट तो बनाना ही भूल गए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 1947 से 2001 तक हमारे देश में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य नहीं थी, जिसका मतलब यह है कि देश में सभी को शिक्षा का बेसिक अधिकार ही नहीं था। यानी कि आपका मन करे तो पढ़ो, वरना कोई बात नहीं। अब किसी भी देश में 54 सालों तक एजुकेशन को इंपॉर्टेंट ना समझना कितनी बड़ी भूल होगी, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे कि यार अगर ऐसा ही होता तो हमें तो आज भी स्कूल जाना ही नहीं पड़ता। खैर, आप जैसे लोगों के लिए ही खान सर ने पढ़ाना शुरू किया होगा। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमरा कौन सी मतलब, आएंगे कल कहां तक पढ़ाए थे, दर पढ़ा के चल दिए। खैर, हम वापस एजुकेशन सिस्टम पर आते हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे यहां सबसे बड़ा गैप तो हमारे सबसे पहले लेवल पर है। आज हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग की हैबिट ही नहीं है और उनके पेरेंट्स को भी इस बात की परवाह ही नहीं है। सबको चाहिए तो सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स। 91% सुना आपने? 94% से सीधा 91%। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सीखना क्यों जरूरी है, और अगर नौकरी के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट ही चाहिए तो फिर लर्निंग क्यों जरूरी है? तो इसका सीधा जवाब है अपने हक के लिए। इसलिए जरूरी है ताकि कोई हमें बेवकूफ बनाकर हमसे हमारा देश, हमारा घर ना लूट सके। इसलिए जरूरी है कि हमें पता हो कि सरकार हमारे पैसे को कहां लगा रही है और कौन उसे लूटने के लिए तैयार बैठा है। और इसलिए भी ताकि आप और हम ट्विटर चला सके, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा आपको सिर्फ इतना ही काबिल बना सकती है कि आप इंस्टाग्राम पे मजे से टाइम पास कर सकें। अगर इसको साफ शब्दों में कहा जाए तो जी हां, हम आज ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं जो हमें हर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना ही सिखाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमें 54 साल बाद एजुकेशन का ख्याल आया था, इसीलिए 2001 में फाइनली भारत में सर्व शिक्षा अभियान की नीति को अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री लेकर आए। यही कारण है कि तब से प्राइमरी एजुकेशन को सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया था, जिसके लोगों में आप देखते हैं कि एक बड़ी सी पेंसिल पर एक कोने में लड़का, एक कोने में लड़की ड्रेस पहने बैग लटकाए बैठे हुए हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि लड़का हो या लड़की, शिक्षा का दोनों को बराबर अधिकार है। अब क्योंकि ये भी एक सरकारी योजना ही है, तो बाकी की सरकारी योजनाओं की तरह 2001 से 22 आते आते इन सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो गई है ये आपको पता ही होगा, जिसमें कभी मिड डे मील में घोटाला हो जाता है, तो कभी उसी खाने को खाकर बच्चे अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो कभी खाना ऐसा बना दिया जाता है कि उसे जानवर भी खाना पसंद ना करें। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, क्योंकि ये काम इतने लेवल्स पर हो रहा है कि करप्शन होना एक आम बात है। बच्चों की स्कूल की ड्रेस से लेकर किताबों तक करप्शन हमारे इस सिस्टम में दीमक की तरह घुस गया है, और वो न सिर्फ इस सिस्टम को बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी दीमक की तरह खा खा कर खोखला कर रहा है। अब ये तो हो गई प्राइमरी एजुकेशन की बात। अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो हम बिहार बोर्ड को कैसे छोड़ सकते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट की ये हालत थी। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? बिहार बोर्ड के साथ साथ वहां की यूनिवर्सिटीज को कैसे भूल सकते हैं? पूरे भारत में जहां आप 3 साल में ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, तो यहां 5 से 6 साल में ग्रेजुएशन खत्म करने की परंपरा है। नहीं, कोई स्पेशल कोर्स नहीं है, ये बस डिग्री थोड़ी सी आराम से लेते हैं। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है,
बल्कि पूरे भारत का ही एजुकेशन सिस्टम खराब है। और इस बात की गवाही दे रही है वर्ल्ड बैंक की ये लिस्ट, जिसमें दुनिया के 12 सबसे बदतर एजुकेशन सिस्टम की लिस्ट में हमारा नंबर दूसरा है। और ये बात बोलने पे हमें बिल्कुल प्राउड फील नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके कारण पर जाएं तो ये मुश्किलात शुरू हुई थी प्राचीन भारत में जातिगत व्यवस्था से, जहां दलितों, महिलाओं और अन्य छोटी जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। और कहीं ना कहीं आज भी देश में यानी 2022 में ये कंसेप्ट हमें देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा अगर अगला कारण देखें तो बात साफ है कि आजादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने एजुकेशन को मेन मुद्दा बनाया ही नहीं है। नई नई पॉलिसीज तो बनी, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन हुआ तो हालत और ज्यादा खराब ही हुई। स्टेट बोर्ड में होने वाली चीटिंग से लेकर वही पुराना घिसा पिटा मार्किंग सिस्टम तक जैसी चीजें इस सब के लिए जिम्मेदार है। आज भी हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो बस कॉपी पूरी भरी होनी चाहिए, चाहे उसमें जो मर्जी लिखो। आज भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 3% से भी कम खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति कुछ खास संतुष्ट करने वाली नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई मामलों में दुनिया की टॉप की कंट्रीज में आने के बाद आपको ये जानकर दुख होगा कि भारत एजुकेशन में खर्च के मामले में दुनिया में 136वें नंबर पर आता है। भारत ने इस बार अपने आम बजट में एजुकेशन फील्ड को 1,04,278 करोड़ रुपए दिए हैं। ये रकम बेशक पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि भारत को अपनी एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना होगा। इसके अलावा हमारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नौकरियों में डिग्री को दी जाने वाली तरजीह को कम करना होगा और देश में ऐसे रोजगार बनाने पड़ेंगे जहां नंबर से ज्यादा नॉलेज काम आए। इसके अलावा हमें अपने शहरों में होने वाली पढ़ाई से ज्यादा पैसे रूरल एरियाज में लगाने होंगे, ताकि इंडिया का फ्यूचर जो पिछड़े इलाकों में है उसके लिए शिक्षा अभिशाप बनकर ना रह जाए, ताकि फिर कोई आइंस्टाइन ये ना कह सके कि भारतीय सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा नहीं सोच सकते, ताकि चाइना हमसे ही हमारा कच्चा माल लेकर उसे टेक्नोलॉजी से डेवलप करके हमें ही महंगे दामों पर ना बेच पाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश के अलग अलग शहरों की फैक्ट्रियों से इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट रट्टा मारकर पास होते रहेंगे, जो बाद में सिंगर, डांसर, राइटर, एडिटर, एक्टर और कुछ नहीं बनेंगे। तो सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम रट्टा एजुकेशन को नहीं, लर्निंग को चुने और पेरेंट्स बच्चों के नंबर से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों ने क्या सीखा है। आपको क्या लगता है, आपके पास कोई और इससे अच्छे सुझाव है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं? तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।